हुकूमत है नून लीग के दौर में आपको बढ़ा दी गई है, अब क्या आप लोगों का रिएक्शन होना चाहिए था? उस टाइम तो आप लोग बवेला मचा देते थे, लेकिन अब आपको आवाम का क्या ख्याल है? शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, एक सेकेंड, वन बाय वन मैं इधर ही खड़ी हूँ। आपको जितने सवाल करने आप कीजिए, मैं सबका जवाब दूंगी इंशाल्लाह। मैं जो आपने सवाल किया, थैंक यू। मैं ये समझती हूँ कि जब हुकूमतें जाती हैं, रुखसत होती हैं, तो वो बड़ी खुशी खुशी अगर कुछ किया होता है, कुछ परफॉर्म किया होता है, तो वो आवाम को ये बताती हैं या अपने प्रोजेक्ट्स गिनवाती हैं, अपनी परफॉर्मेंस बताती हैं। लेकिन ये हुकूमत जो 4 साल की हुकूमत थी, इमरान खान जिसको चला रहा था, उस हुकूमत ने जब चली गई तो उन्होंने आवाम को ये बताया, उनके मिनिस्टर्स ने, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने, और जो बार बार उनके वज़राए ख़जाना जो तब्दील होते रहे, उन्होंने आवाम को क्या बताया? उन्होंने आवाम को बताया कि इमरान खान जाते जाते इस हुकूमत के लिए, यानी कि आने वाली शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए, लैंड माइन्स बिछा के गया है, यानी कि बारूदी सुरंगें बिछा के गया है। अब बारूदी सुरंगें क्या हैं? वो बारूदी सुरंगें कोई फिज़िकल बारूदी सुरंगें तो नहीं है, वो यही बारूदी सुरंगें थी, यही लैंड माइन्स थी जो वो बिछा कर गया है। अब मैं ये बताऊं आपको कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपया पेट्रोल डीज़ल की कीमत में अपनी तरफ से इंक्रीज़ नहीं किया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपये का कोई अपनी तरफ से इजाफी टैक्स आवाम पर नहीं लगाया। ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। 4 साल खिलवाड़ करते रहे पाकिस्तान की 3 साल तकदीर से, मईशत से। पता ही नहीं था कि मईशत किस तरह चलानी, और जब मईशत बर्बाद हो गई, जब सारे इंडिकेटर्स ख़राब हो गए, तो IMF से पैसे लेने के लिए पूरे पाकिस्तान और उसकी मईशत को गिरवी रखा है। तो आज जो हुकूमत पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं, ये वो फ़ैसले हैं जो इमरान खान करके गया था IMF के साथ। पाकिस्तान की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म पाबंद हैं IMF के उस मुआहदे की पाबंदी के। अब मैं आपको ये बता दूं कि उस मुआहदे में जो इमरान खान ने किया था 2019 जुलाई में IMF के साथ, जिसको आज इस हुकूमत पाकिस्तान को ऑनर करना पड़ रहा है, उसमें क्या लिखा था? उसमें सिर्फ पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म करने या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का सिर्फ मुआहदा नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाने का मुआहदा किया गया था, वादा किया गया था। और फिर ये सिर्फ मुआहदा IMF के साथ नहीं हुआ, जो पिछला बजट था इमरान खान की हुकूमत में इन्होंने दिया था, उस बजट में इन्होंने पेट्रोल पर लेवी और सेल टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया था उस बजट पे, जिसको आज हमें कंटिन्यू मजबूरन करना पड़ रहा है। और ये अभी कोई लेवी और सेल्स टैक्स जी, और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो IMF का मुआहदा था जो इमरान खान ने किया था, जिस पर इमरान हुकूमत के दस्तखत हैं, जिसको आज शहबाज शरीफ को बादले नाखास्ता, मुश्किल तरीन फ़ैसला, कड़वा घूंट अवाम का एहसास करते हुए, पाकिस्तान का एहसास करते हुए, मईशत की बेहतरी के लिए वो कड़वा घूंट जो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ये मुसीबत नाजिल की थी। मैं आपको ये बता दूं कि IMF के मुआहदे में क्या लिखा था इमरान खान ने, ये ज़रा सुन लें। उन्होंने लिखा कि एज सच, ये बिल्कुल वो अल्फाज मैंने कॉपी किए हुए हैं, एज सच we will raise by ₹8 per litre and we commit to raise the PDL by 4 rupees per litre per month for the remainder of 2022
until the maximum of ₹30 per litre is achieved. So यहाँ पर ये 30 रुपये इसके बढ़ा दिए. उसके बाद उन्होंने ऊपर से क्या किया, ऊपर से उन्होंने कहा कि की मेजर्स इंक्लूड, यानी कि जो मेजर्स इमरान हुकूमत लेगी और उसके बाद सब्सीक्वेंट हुकूमत को लेने पड़ेंगे, की मेजर्स इंक्लूड enhancing the sales tax of petroleum products. और इनके मुताबिक जो कीमतें ये सेट कर गए IMF के साथ, आज पेट्रोल की जो प्राइस है वो 300 रुपये पर लीटर होनी चाहिए. ये है जाल जो वो बिछा कर गए हैं और ये है लैंड माइंस जिसका इतराफ़ शेख रशीद साहब ने खुद किया. शौकत तरीन साहब आज जो लेक्चर्स दे रहे हैं मईशत के ऊपर, इमरान खान साहब को अचानक जो मईशत पे महंगाई और जो पेट्रोलियम की प्राइसेस इंक्रीज़ याद आ गई हैं, वो सब इमरान खान की अपनी की हुई हैं. और हमारी मजबूरी ये है कि हम अगर ये मुआहदे को तोड़ते हैं या हम IMF का जो इमरान खान ने मुआहदा किया उसकी पासदारी नहीं करते तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा. अब एक और बात सुने, यहाँ पर बात रुकी नहीं. जब इमरान खान साहब को पता चला कि उनकी हुकूमत जाने वाली है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने वाला है, उनके अपने लोग उनको छोड़ के जाने वाले हैं और मान नहीं रहे, तो उन्होंने जाते हुए पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा वार किया जिससे संभलते संभलते पाकिस्तान को महीनों लग जाएंगे, अगर साल नहीं तो. जाते जाते उन्होंने जो तबाही मचाई, उन्होंने पेट्रोलियम की प्राइसेस नीचे गिरा दी, उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस कम कर दी, ये जानते हुए भी कि मईशत उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, पाकिस्तान उसका बोझ नहीं उठा सकता. लेकिन उनका ख्याल ये था कि ना मैं खेलूँगा, ना अगली हुकूमत को कुछ करने दूँगा, जाऊँगा तो पाकिस्तान को साथ लेके जाऊँगा, अगली हुकूमत के लिए बर्बादी करके जाऊँगा. लेकिन मैं ये बता दूँ कि ये हुकूमत की बर्बादी नहीं है. ठीक है, हुकूमत इसकी एक सियासी कॉस्ट पे कर रही है, लेकिन ये तबाही और बर्बादी जो है ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की है, जिसको जाते जाते वो इंश्योर कर गए कि मईशत जो है वो ऐसा बोझ डाल गए जिसको उठाने की मईशत की हैसियत नहीं है पाकिस्तान की. और आपको पता है कि खुदा न खास्ता हालत ये हो गई है कि LCs खुल नहीं रही, डिफ़ॉल्ट की आपके पास किस्त देने के लिए पैसे नहीं है, फॉरेन रिजर्व्स आपके कम हो रहे हैं. क्यों? ये कोई 2 महीने की कारकर्दगी तो नहीं है, ये वो 4 साल पे जो मईशत पे एक के बाद एक कारी ज़रब लगी है नालायकी नाअहली की वजह से, ये उसकी वजह से हुआ है. और ये जानते हुए कि ये फ़ैसला जो वो अचानक कर गए, जाते जाते ये मुल्क क्राइसिस में धकेल जाएगा, मुल्क को तबाही की तरफ धकेल जाएगा, वो ये आग पाकिस्तान में लगा कर गए हैं. मरियम नवाज साहिबा, आप ये बताइएगा कि एयरवाई डील से हो, आपसे ये जानना चाहते हैं, आप आवाम से बात कर रही हैं तो आप जो इलेक्शन अनाउंस करके आवाम में क्यों नहीं आप जा रही हैं? मैं इस चीज़ का सवाल का जवाब बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ. सबसे पहले तो मुझे कभी किसी ने दिखाया कि ARY ये चला रहा था कि मरियम नवाज़ ये फरमाती हैं कि जो पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतें इंक्रीज़ करता है वो चोर होता है. तो हाँ, मैं ये कहती हूँ, चोर इमरान खान था जिसने आज पाकिस्तान को इस नहज पे पहुँचा दिया. और ये उसी चोरी की जो मलिक रियाज साहब को रिश्वत के तौर पे देकर कभी हीरे की अंगूठियाँ दी गई, कभी आपके चैनल ARY को, आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, आप एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन ये ARY का माइक पड़ा है, सूलन मुझे उठवा देना चाहिए. लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो आज भुगत रहे हैं, ARY को जो 40 अरब का पैसा खिलाया है इमरान खान ने, एक सेकेंड जिसके नहीं, मैं ये बता रही हूँ ना, अब आप मेरा जवाब सुन लें. जो इल्जाम लगाए सलमान इकबाल पे, आपको मैं दावत देता हूँ किसी भी आप टॉक शो में तशरीफ लाएं, हम आपको टाइम और डेट आप डिसाइड कर लीजिएगा, वहाँ पे आप मुझे टॉक शो की क्या ज़रूरत है? मैं पूरी कौम के सामने, सारे मीडिया चैनल्स के सामने खड़ी होकर ये बात कर रही हूँ. जाएं और FBR से पूछें, क्या आपके मालिक सलमान इकबाल ने 12 अरब का टैक्स नहीं चोरी किया और उस पर स्टे लेके बैठे? क्या उन्होंने बिडिंग के बगैर क्रिकेट के राइट्स नहीं लिए इमरान खान से? क्या उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर अपना शेयर नहीं रखा? कहें, या क्या वो गोल्ड के स्मगलर्स नहीं हैं? क्या वो झूठ नहीं बोलते? क्या पाकिस्तान में इंतशार के और आग लगाने के साथी नहीं है वो?
बस थैंक यू। मैडम ये बता दें जी आपका एक हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए जी। और खाली कुर्सियों से खिताब करके वही रोना धोना उन्होंने किया और डीजी इख्तियार वादे कर चुके हैं कि किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत नहीं, लेकिन वो अपनी जिद की पर बढ़ते हुए हैं कि साजिश की मुदाखलत की है, तो कैसे कौन उसको समझाएगा? शुक्रिया, थैंक यू। आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। सवाल ये नहीं है कि साजिश हुई या मुदाखलत हुई, इसमें जो सबसे पर्टिनेंट पॉइंट है जो आज लोगों के सामने आना चाहिए, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, DGISPR को इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं उन कौम से ये पूछना चाहती हूँ, फितना खान से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर वज़ीर आज़म उसको क्यों लेकर गए? नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सियासी कमेटी नहीं है, जिसके अंदर वो NSC का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। वो नेशनल सियासी कमेटी नहीं है, कोई सियासी बैठक नहीं है। आप वहाँ पर इस मसले को लेकर गए, इस इशू को लेकर गए क्योंकि आपको पता था कि आपकी हुकूमत जा रही है, तो आपके पास कारकर्दगी नहीं थी, आपको कोई बहाना चाहिए था, तो आप उसको NSC में लेकर गए और आपने सोचा कि आज आप झूठ बोल देंगे तो वो कभी अवाम के सामने नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता। कल जो एक सेकंड, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, तो DGISPR ने कल जो बात की है वो DGISPR ने बतौर इंडिविजुअल के नहीं की, वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़, उन्होंने जो बात की कि साजिश नहीं हुई, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं उस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जिनके पास फैक्ट्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं। और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। ये कौम का सलामती का, कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सियासी मामला नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे मैं समझती हूँ कि मुजरिमाना बात है कि आपने इमरान खान ने, जिसका दूसरा नाम फितना खान है, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए उसने पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उसने दांव पे लगा दिया। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान की कौम का कि उन्होंने उसकी, जो आप अभी फरमा रहे थे कि वो खाली कुर्सियों से खिताब करके चले गए, लॉन्ग मार्च का दावत देकर, धरने की दावत देकर कौम को खुद रफू चक्कर हो गए। तो ये कौम समझ चुकी है कि ये फ्रॉड था, ये झूठ था। और मेरा भी यही ख्याल है अब कि अब किसी को कोई वजाहत नहीं देनी चाहिए, ये झूठ इस्टेब्लिश हो गया है। इमरान खान एक दफ़ा नहीं, बार बार झूठा इस्टेब्लिश हो गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठा है। उसके झूठों को और तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, DGISPR ने जनरल मुशर्रफ के बारे में भी कुछ बातें की हैं। जी, क्या आपकी हुकूमत जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार करेगी अदालती हुक्म के मुताबिक, और क्या आपकी हुकूमत उनको फौजी एजाज के साथ रुखसत करने पर तैयार है? देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट का या ट्वीट का ताल्लुक है, तो वो खालिस्तन प्योरली इंसानी बुनियादों पर था, ह्यूमन बुनियादों पर था। और उन्होंने उसमें क्लियरली कहा कि मुझे और मेरे ख़ानदान पर जो जुल्म उन्होंने तोड़े, जिसका शिकार न सिर्फ मेरे वालिद बने बल्कि उनका पूरा ख़ानदान 11 साल तक, 10 साल तक बनता रहा, जिसकी वजह से मेरे सामने नवाज शरीफ साहब को 99 में कराची के कोर्ट में उनको 2 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मैं उस कोर्ट में मौजूद थी। उनको अटक किले के ज़ंदानों में फेंका गया और फिर जिला वतन कर दिया गया। और जिला वतनी के बाद वो वहाँ पर उनके वालिद की डेथ हो गई, मेरे दादा की डेथ हो गई। और वो उनके इतने खिदमत गुजार और इतने ओबीडियंट औलाद होने के बावजूद वो उनको दफनाने नहीं आ सके, वो इजाज़त नहीं मिली उनको। और वो कौन था उस वक्त का हुक्मरान? मुशर्रफ था। तो इसके लिए बहुत बड़े दिल की ज़रूरत है कि अब वो अगर ऐसी स्टेज पे हैं
कि वो ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है। और ये पहली बार नहीं है। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेट हुई, जब उनको शहीद किया गया, तो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचने वाला मोहम्मद नवाज़ शरीफ था। हालांकि उस वक्त मिसाक जमहूरियत के बावजूद नवाज़ शरीफ साहब यानी कि PMLN और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबिल थी इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने सबसे पहले वो वहाँ पहुँचे और पीपल्स पार्टी के सारे इख्तलाफात बुलाकर पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के सर पे हाथ रखा। उसके बाद 2013 में इमरान खान ने क्या तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं उठा रखा, क्या झूठ नहीं बोले, क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए नवाज़ शरीफ साहब की ज़ात के ऊपर। और जब वो कंटेनर से गिरा तो सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब अस्पताल उनकी खबरगिरी को गए और अपनी इतनी इम्पॉर्टेंट इलेक्शन कैंपेन एक दिन उन्होंने सस्पेंड कर दी। तो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो ज़ाती इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। नवाज़ शरीफ साहब ने ये वाज़े किया है कि जो तकालीफ उन्होंने सही है, जिसमें उनके अपने प्यारे, जिनमें उनके वालिद थे, उनकी वाइफ थी, उनकी वालदा थी, वो सब गुजर गए। लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरा बदतरीन दुश्मन या मेरा बदतरीन मुखालिफ भी वो तकलीफ़ सहे जो मुझे सहनी पड़ी। वो आज भी अपने वतन से दूर हैं, ये मैं आपको बता दूं, वो अभी भी वतन वापस नहीं आ सक रहे। जब आप अपोजिशन में थी तो बलोच तलबा के लापता जो कैंपस में जाती थी, आज यहाँ पर ये बात आ रही है कि आप अकेले ही इमरान खान के वार का मुकाबला कर रहे हैं, इत्तेहादी कहाँ पे हैं? जी नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये इत्तेहादियों की हुकूमत है और इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, तो मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं इत्तेहादियों को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं इमरान खान की उसकी पूरी जाली जमात के लिए अकेली काफ़ी हूँ। एक मिनट जी, उसके बाद आप चले, उसके बाद आपकी बात। इमरान खान साहब से कुछ देर पहले हाईकोर्ट आए थे, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि वो अपने कारकुनों को तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द कॉल देंगे। क्या आप लोग आने देंगे? साथ ही साथ दूसरा सवाल ये कि आम इंतखाबात के हवाले से एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं, क्या वाकई अक्टूबर में इंतखाब होंगे? देखिए, इमरान खान साहब की कॉल की जहाँ तक आपने बात की, तो अभी तो अगली कॉल की जो तबाही और बर्बादी हो गई है उनकी, वो तो अभी उस अफसोस और उस जो क्या कहते हैं सोग से बाहर नहीं निकले। 1 महीना वो राना सनाउल्लाह से डर कर पेशावर के बंकर में छुपे रहे। तो भाई कॉल के लिए सामने से लीड करना पड़ता है, लोगों के बच्चों को, लोगों के बेटों को गर्मी में तपती धूप में छोड़कर रियासत के आगे खड़ा करके खुद पीछे हेलीकॉप्टर में बैठ जाने से इनकलाब नहीं आया करते, उससे कॉल सक्सेसफुल नहीं होती। और अभी तो मेरा ख्याल है कि वो उस सोग में से ही, उस सदमे से बाहर आ जाएं जो कौम की रिजेक्शन पे उनको मिला है, तो यही बड़ी बात है। लेकिन एक मैं बात जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो कहना चाहती हूँ कि ये कॉल की बात नहीं है, ये ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ना साजिश की, ना किसी भी झूठ की बात नहीं है। ये बात ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक के बाद एक करप्शन का स्कैंडल आ रहा है, अभी रिसेंट वाला आप पकड़ लें कि मलिक रियाज को साइफन ऑफ किए पैसे, मलिक रियाज से 10 से 12 अरब इमरान खान की जेब में गया, शहजाद अकबर की जेब में गया, खातून अव्वल की जेब में गया, और उनकी इन सब की बनी मनी गाला गैंग का जो फ्रंट पर्सन फराह गोगी के पास गया, और सैकड़ों कनाल अराजी जो है एक जाली यूनिवर्सिटी के बहाने से मलिक रियाज साहब से हथियाली। तो ये जो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े डाके इमरान खान ने डाले हैं, ये सब उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है, ये सब उसके ऊपर से जो है वो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए हो रहा है। तो ये छुपेंगी नहीं बातें, ये सामने भी आएंगी, इसके ऊपर केसेस भी बनेंगे, केसेस बनने चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जहाँ तक
कॉल की बात है, अगर कोई इंतशार की कॉल देगा, अगर कोई फितना और फसाद की कॉल देगा तो रियासत उसको पूरी कुव्वत से रोकेगी। इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पे होंगे और वक्त पे होने चाहिए। ये टाइम हमें दरकार है सख्त फैसले करने के बाद मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है अब अगले साल अपने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए जाएगा और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की जाएगी कि खामखा अर्ली इलेक्शन की कोई बात हो। आपने जी जी जब आप अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन में थे, तो आप लापता जो लापता लोग थे उनके लवाकिन के कैंपस में भी जाती थी और इस वक्त भी बहुत सारे लोग जो है वो बच्चे स्टूडेंट्स लापता हो रहे हैं। और 2-4 दिन पहले 3 दिन पहले कराची सिंध पुलिस ने लापता अफराद के लवाकिन पर वहाँ पर तशद्दुद किया और आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बहुत जुल्म है, ज़्यादती है। सबसे पहले तो मैं तशद्दुद की मज़म्मत करती हूँ। दूसरी बात ये कि जब मैं उन लोगों के साथ बैठी, उस बच्ची के साथ बैठी, मुझे अब उसकी जो रिश्तेदार है वो रिलीज़ हो चुके हैं, कोशिश भी की, तो मैं बिल्कुल उन बलोच स्टूडेंट्स के साथ हूँ। उनके हक़ के लिए मैं आवाज़ भी उठाऊँगी। मैं बिल्कुल इसमें पता करती हूँ, मैं उनको कांटेक्ट करूँगी, इंशाअल्लाह ताला उनकी आवाज़ बनूँगी। बलोचिस्तान पाकिस्तान का भी हिस्सा है, मेरे दिल का भी हिस्सा है। आखिरी सवाल मैडम, सवाल इधर से ले लीजिए। मैडम जी ये सवाल जी उनकी वफादारी है, उनकी खानदान की वफादारी है, वो ज़ाती हैसियत में किसी को माफ़ भी कर सकते हैं, ये उनका बड़ा फायदा है। लेकिन एक ऐसा फर्क जिसने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कैद कर दिया था, ये 3 नवंबर की इमरजेंसी भी गद्दार डिक्लेयर हुआ है आमिर, और उसको बाकायदा कोर्ट ने इतनी सख्त सजा सुनाई कि इसको फांसी के बाद भी इसकी लाश को डीचो के अंदर बिठाया जाए। मियाँ साहब अगर ये बात कहते हैं कि मैं ज़ाती कैपेसिटी में उन्हें माफ़ करता हूँ लेकिन वो कौमी मुद्दे में, लेकिन साथ उन्होंने अपने छोटे भाई जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये हिदायत दी कि अगर उनकी फैमिली उनके जनाजे को लाना चाहती है तो आप उन्हें फैसिलिटेट करें। इसी तरह हमने ये देखा कि आपने कहा कि ISI हुकूमत के मातहत है, तो ISI तो उस वक्त भी हुकूमत के मातहत थी जब हम यहाँ करनेलों को पकड़ते थे तो जजेस से आके मिलते थे। जी अब बाकायदा सर्वेंट्स को उनके दर पे माथा टेकना पड़ेगा। सवाल आपसे सिर्फ ये है कि क्या आप आज भी अवाम के वोट की ताकत से इक़्तिदार में आने पे यकीन रखते हैं, या आप ये समझते हैं कि आइंदा इक़्तिदार में आने के लिए आपने GHQ का रास्ता इख्तियार करना? शुक्रिया। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के ट्वीट की बात है, मैं उसका बहुत तफसील से जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आप एक बहुत जय्यद और मोहतरम सहाफ़ी हैं जिसने सिविलियन सुप्रेमेसी के लिए इतनी बड़ी आवाज़ बुलंद की, इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे दोबारा आपकी इस बात का जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में बात की है, उन ज़ाती मज़ालिम के बारे में बात की है जो मुशर्रफ ने या मुशर्रफ दौर में उनको सहना पड़ी। उन्होंने सिर्फ उसकी बात की है। बाकी जुडिशरी के साथ क्या हुआ, किसी और के साथ क्या हुआ, वो जुडिशरी जाने और वो जाने। उन्होंने ये मेक श्योर किया है, उन्होंने मेक श्योर किया है कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में बात करें। जी, और कोई बात और 4.5 साल तक आपकी गवर्नमेंट का मैडम 4.5 साल तक आपकी गवर्नमेंट का ये बयानिया था कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। एक मिनट, हाँ, इन्होंने दूसरा सवाल मुझे पूछ गया, वोट को इज्जत दो। मेरा आज भी ये बयानिया है, मेरा कल भी ये बयानिया रहेगा, और ये बयानिया नहीं है, ये फैक्ट है। मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह किसी की भी बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। जिसको बैसाखियों की ज़रूरत थी, फितना खान को, उसको बैसाखियाँ मिली, और जब तक बैसाखियाँ थीं वो खड़ा रहा, उसकी हुकूमत खड़ी रही। जैसे ही बैसाखियाँ हटी वो मुंह के बल धड़ाम से ज़मीन पे आ गिरा। तो मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह 40 साल से 30 साल प्लस से अवामी जमात है, अवाम की कुव्वत पर यकीन रखती है, अल्लाह ताला के बाद अवाम की खिदमत करती है और फिर फैसले के लिए अवाम के पास जाती है। मुस्लिम लीग नून को बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया।